Assalamualaikum. Our today's topic is pancreatic secretions. पैनक्रियाज से जो secretions रिलीज होती हैं आज हम वो स्टडी करेंगे. मेनली पैनक्रियाटिक secretions में दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं. एक होते हैं पैनक्रियाटिक इंजाइम्स और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट. ठीक है. पैनक्रियाटिक इंजाइम्स का क्या फंक्शन है? जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उनकी डाइजेशन. ठीक है. और बाइकार्बोनेट का क्या काम है? जो काइम स्टमक से आया ना इंटेस्टाइन में, उसको न्यूट्रलाइज करना. ठीक है. क्योंकि हमें पता है हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है, तो जो काइम है वो एसिडिक इन नेचर होगा. ठीक है. तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा, अल्कलाइन नेचर की तरफ लेके जाएगा. ठीक है. अब पैनक्रियाटिक सक्रीशन जो है सबसे पहले इंटेस्टाइन में आएगी कैसे? ये गाल ब्लैडर है, ये लिवर है, यहाँ से आनी है हमारा जो है बाइल डक्ट. ठीक है. ये बाइल डक्ट आ रही है और ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से आती है पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है. ये पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है. तो पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में मिलती हैं और एक ही ओपनिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो जाती हैं. उस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं? पेपिला ऑफ वेटर. ठीक है. जो ओपनिंग है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे बाइल डक्ट ने भी एंटर होना और पैनक्रियाटिक डक्ट ने भी. ठीक है. पैनक्रियाटिक डक्ट वैसे जो है ना ये बाइल डक्ट के साथ कंबाइन कर जाती है बिफोर एंटरिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. तो बाइल डक्ट ही इधर ओपन होती है, तो उसको ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? पेपिला ऑफ वेटर. ठीक है. दूसरा जो इधर स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा ना इस ओपनिंग पे, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. ठीक है. ओपनिंग पेपिला ऑफ वेटर और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. ठीक है. इतनी बात समझ आ गई कि स्क्रीशन आनी किस तरह है. पैनक्रियाज से डायरेक्टली जो है वो डक्ट से स्क्रीशन जो है वो इंटेस्टाइन में आ जाएगी. ठीक है. इससे हमें पता लग गया कि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोस्क्राइन स्क्रीशन कर रहा है, यानी कि डक्ट में भेज रहा है. ठीक है. इसके अलावा हमें पता है पैनक्रियाज की जो है वो एंडोक्राइन स्क्रीशन भी होती है, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है. लेकिन जीआईटी में जो है वो सारी एक्सोक्राइन स्क्रीशन करता है. ठीक है. अब जो पैनक्रियाटिक इंजाइम्स हैं उन्होंने प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाएंगे? कार्ब्स की और फैट्स की. प्रोटीन्स के लिए हमारे पास 3 इंजाइम्स हैं. एक है ट्रिप्सिन, एक है काइमोट्रिप्सिन और एक है कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड, इन तीनों ने क्या करना है? प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है. ठीक है. तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पेप्टाइड में, पेप्टाइड्स में. ठीक है. ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड है ये प्रोटीन्स को एंड प्रोडक्ट एमाइनो एसिड्स तक कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. ये तीनों क्या हो गए? प्रोटीन्स के एंजाइम्स. नेक्स्ट है कार्ब्स के एंजाइम. कार्ब्स का एक एंजाइम है पैनक्रियाटिक सक्रीशन में, पैनक्रियाटिक एमाइलेज. ठीक है. ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक्सेप्ट सेलुलोज. सेलुलोज की ये डाइजेशन नहीं करता, बाकी सारे मोस्टली सारे कार्बोहाइड्रेट्स की करता है. सेलुलोज की ये डाइजेशन नहीं करता. ठीक है. नेक्स्ट है फैट. फैट्स की डाइजेशन के लिए भी 3 एंजाइम्स हैं. एक है पैनक्रियाटिक लाइपेज, एक है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज और एक है फॉस्फोलाइपेज. ठीक है. पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा. कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज की डाइजेशन करवाएगा. और फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा? फैटी एसिड को फॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट करेगा. इस तरह फैट्स की डाइजेशन होगी. ठीक है. अब एक और एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज. ये रिलीज कहाँ होता है? ये होता है इंटेस्टाइन में रिलीज. इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा से रिलीज होता है एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम. अब इसका फंक्शन क्या है? जो ये हमारे एंजाइम्स है ना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड, ये अपने एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होते पैनक्रियाटिक डक्ट से. ठीक है. पैनक्रियाज से जब ये रिलीज होंगे तो ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इस तरह. ठीक है. तो इनको एक्टिवेट कौन करता है? एंटेरोकाइनेज. और एक्टिव किधर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आके. ठीक है. पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या रिलीज हुए? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, जो इनएक्टिव है. एक्टिव किधर आके होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू एंटेरोकाइनेज एंजाइम. ठीक है. यहाँ पे आके जो है अपने ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है. अब अगर इधर ही एक्टिव हो जाते उसका क्या नुकसान है? उसका ये नुकसान है कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर देते. जो पैनक्रियाज के सेल्स हैं उनको ही डाइजेस्ट कर देते अगर इधर ही एक्टिव हो जाते. ठीक है. तो इसलिए जो है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एक्टिव होना जरूरी है. लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो इनको इधर एक्टिव होने से रोक रही है? वो है ट्रिप्सिन इनहिबिटर.
ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करता है, वो इन जो ये इनएक्टिव फॉर्म्स है ना, इनको पेनक्रियाज में एक्टिव होने नहीं देता, ठीक है, उनको इनहिबिट करके रखता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन का नाम दिया है, लेकिन इसके अलावा वो ट्रिप्सिन के अलावा बाकी एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है। तो इसलिए जो है ट्रिप्सिन इनहिबिटर इधर एक्टिव होने से इनहिबिट करता है और पेनक्रियाज को डाइजेस्ट नहीं होने देता, ठीक है। अगर ये ना हो तो फिर समझ लो पेनक्रियाज खत्म, ठीक है। जैसे कि एक कंडीशन है पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस एक कंडीशन है, उसमें क्या होता है, पेनक्रियाज किसी तरह इंजरी हो जाती है पेनक्रियाज की, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं और यहाँ पे सारे एंजाइम्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो इतने ज़्यादा एंजाइम्स को जो है वो नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये इतना काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो यहीं पे एक्टिव होंगे और पेनक्रियाज को डाइजेस्ट कर देंगे, जिसको हम कहेंगे पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। और ये लीथल डिजीज है एक, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ तक सारे हमारे इंजाइम्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन। बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन किस तरह होती है, सबसे पहले ना ये समझ लें डक्ट सेल है, जो पेनक्रियाज की डक्ट है ना, ये उसका सेल है, उस तरफ ल्यूमेन है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इस तरफ हमारा ब्लड है। सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो डक्ट सेल में जाती है और अंदर जाके किससे मिल जाती है, वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, अंदर जाके वाटर से मिल गई और बन क्या जाएगा, H2CO3। H2CO3 किस किस में टूट जाता है, एक H पॉजिटिव में और साथ HCO3 में, ठीक है। HCO3 जो है वो ल्यूमिन में चला जाता है थ्रू एक साइड चैनल होता है जिस क्लोराइड एक्सचेंजर, ठीक है। क्लोराइड अंदर आ जाएगा और HCO3 जो है वो ल्यूमिन में चला जाएगा, ठीक है। अब H पॉजिटिव का क्या होगा, एक इधर और एक्सचेंजर होता है सोडियम एक्सचेंजर, ठीक है, सोडियम अंदर आ जाएगा, H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इधर एक और सोडियम और HCO3 जो है वो को ट्रांसपोर्टर भी होता है, जिसकी वजह से सोडियम भी अंदर आता है और साथ बाइकार्बोनेट भी अंदर आता है, ठीक है। और ये भी बाइकार्बोनेट इसी तरह क्लोराइड के साथ जो है वो ल्यूमिन में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो ल्यूमिन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है वो डायरेक्टली सेल्स के दरमियान जो टाइट जंक्शंस होती हैं उनसे भी चला जाता है, ठीक है। अब ये जो सोडियम उधर जा रहा है ल्यूमिन में, इसका क्या फंक्शन है, ये ऑस्मोसिस ऑफ वाटर करवाएगा, वाटर को भी अपने साथ लेके जाएगा। बाइकार्बोनेट तो चला गया, HCO3 उधर चला गया, अब सोडियम जो जा रहा है वो साथ वाटर भी लेके जाएगा, जिसकी वजह से वो एक आइसोऑस्मोटिक फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। जो हमारी पेनक्रियाटिक सिक्रीशन होती है वो एक आइसोऑस्मोटिक फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आई, वाटर से मिली, H2CO3 बना, वो H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट में टूट गया, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर के साथ उधर चला गया, ठीक है। और हाइड्रोजन था वो क्या हुआ, सोडियम एक्सचेंजर के साथ, हाइड्रोजन बाहर सोडियम अंदर, ठीक है। एक और को ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम और बाइकार्बोनेट का को ट्रांसपोर्टर, सोडियम भी अंदर, HCO3 भी अंदर, ठीक है। और सोडियम जो है वो टाइट जंक्शन से भी अंदर आ रहा है। तो इस तरह क्या होता है, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती है बाइल डक्ट, ये पेनक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है। अब जो है पेनक्रियाटिक सिक्रीशन की रेगुलेशन किस तरह होती है, तीन मेन फैक्टर्स हैं, एक है एसिटाइल कोलिन, एक है CCK कोलिसिस्टोकाइनिन और एक है स्क्रिटिन, ठीक है। CCK और एसिटाइल कोलिन ने क्या करना है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की मोस्टली सिक्रीशन करवानी है, ठीक है। लेकिन सिक्रिटिन क्या करेगा, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन और CCK हमें पता है ये क्या कराएंगे, एंजाइम्स ये वाले सारे रिलीज, और स्क्रिटिन बाइकार्बोनेट। अच्छा, बाइकार्बोनेट किस तरह जो है वो करता है, न्यूट्रलाइज किस तरह करेगा, ये NaHCO3 बन जाता है ना, सोडियम और बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ मिलते हैं ना ये, तो क्या बना देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इस तरह क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड को खत्म कर दिया, जो हमारा HCl आया था ना स्टमक से, वो भी इसके साथ मिलता है और सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन और CCK ने एंजाइम्स रिलीज किए और सिक्रिटन ने बाइकार्बोनेट सिक्रीशन करवाई, जिसकी वजह से क्या हो गया, एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब वो कहता है कि जी 3 फेजेज हैं जिसमें हमारी पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं, एक है स्फेलिक फेज, एक है गैस्ट्रिक फेज और एक है इंटेस्टाइनल फेज, ठीक है। स्फेलिक फेज में क्या होता है, जो हमारी नर्व वागस नर्व जो होती है ना, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाती है इन स्टमक, ठीक है, जो स्टमक में सिक्रीशंस करवाती है थ्रू एसिटाइल कोलिन, वही सेम नर्वस स्टिमुलेशन जो है वो क्या कराएगी, पेनक्रियाज से एंजाइम्स रिलीज करवाएगी, ठीक है।
जो सेम नर्वस स्टिमुलेशन हमारे स्टमक में स्क्रीशंस करवाती है, वही सेम नर्वस स्टिमुलेशन पेनक्रियाज में स्क्रीशन करवाएगी इन द स्फेलिक फेज। ठीक है, और ये कितने परसेंट होता है? अराउंड 20%। ठीक है, 20% पेनक्रियाटिक स्क्रीशन स्फेलिक फेज में होती है। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक फेज में भी यही नर्वस स्टिमुलेशन कंटिन्यू रहती है और 10% मजीद पेनक्रियाटिक स्क्रीशन हो जाती है। ठीक है, बाकी जो सारी स्क्रीशन है वो क्या होगी? इंटेस्टाइनल स्क्रीशन होगी, और वो मोस्टली किसकी वजह से होती है? स्क्रीटिन की वजह से। ठीक है, सिक्रीटिन की वजह से मेनली बाइकार्बोनेट होता है, और सीसीके की वजह से मेनली क्या होता है? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। 60 to 70% एंजाइम्स जो है वो सीसीके की वजह से रिलीज होते हैं, और बाइकार्बोनेट मोस्टली किसकी वजह से रिलीज होता है? स्क्रीटिन की वजह से। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेनक्रियाटिक स्क्रीशंस। थैंक यू सो मच।